नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जेके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब सब्र का बांध टूट जाता है तो मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए आप सभी छात्रों के मैं सब्र के बांध को टूटने नहीं देना चाहता हूँ, और मैं ऐसा अपने छात्रों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे छात्र भी एक लंबे अरसे से पॉलिटी की डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटी क्लास को स्टार्ट की जाए, और पॉलिटी की क्लास में अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया। 100 से अधिक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर डाल भी दिए गए, चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक पॉलिटी क्लास नहीं गया। तो अभी तक आपने जो भी सब्र बना के रखा, उस सब्र को आपको अब अधिक बना के रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपने जो इंतज़ार किया है उस इंतज़ार को मैं बेकार जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटी की क्लास को जब स्टार्ट करूंगा तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे पूरे पॉलिटी क्लास को इस YouTube चैनल पे ज़रूर देखेंगे। और इसलिए देखेंगे क्योंकि आपका इंतज़ार कहीं बेकार ना हो जाए। आपने इतना दिन से सब्र वगैरह बना के रखा है, तो उस सब्र का रिजल्ट आपको बेहतर मिलना ही चाहिए। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए संपूर्ण लेसन को, पॉलिटी के जितने भी लेसन मैं पढ़ाऊंगा, उन संपूर्ण लेसन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके 100 में 100% पॉलिटी के सवाल बनेंगे, एक भी मिस नहीं होगा। ये वादा है मेरा। लेकिन आप भी मुझसे वादा करें इस बात का कि आप पॉलिटी की जितनी भी क्लास में पढ़ाऊंगा उन सारी क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहेगा। तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा तो मज़ा लेंगे, और इंटरेस्ट कम आएगा तो बिल्कुल हट जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। जब आप सेट प्रैक्टिस करने के लिए बैठे या फिर एग्ज़ाम में जब आप बैठें और आपके सामने पॉलिटी के जब प्रश्न आए तो आपकी क्या बोलते हैं, बाँछें खिल जाएं, मतलब चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाए पॉलिटी के क्वेश्चन को देकर कि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो सर ने बताया वो सारे क्वेश्चन लड़े हैं। उस समय मुझे थोड़ी सी खुशी होगी जब आप ऐसा फीलिंग लाएंगे अपने अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पॉलिटी की संपूर्ण क्लास को ज़रूर देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा छात्रों कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाकर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी आप दबा लेंगे, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, तो मुझे शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम संविधान की शुरुआत करते हैं। और संविधान की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बाबू कि देखिए, संविधान की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले हमको यही जानना पड़ता है कि संविधान है क्या, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान देश के लिए कैसे बनाया गया। और संविधान के बनाने वाली बातों को अगर जाने तो उसको हम कहते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहने से ही मालूम चल रहा है कि इतिहास, यानी इसमें इतिहास की कुछ बातें आएगी। अब संविधान का विकास किस तरह से हुआ है, तो विकास कैसे हुआ, जब हम अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर भगा दिए तो भगाने के बाद हमको महसूस हुआ कि हमें हमारे देश में अपना शासन स्थापित करने के लिए, एक विधि व्यवस्था बनाने के लिए एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिस पुस्तक से हम अपने देश के शासन को चला सकें। क्योंकि आज अंग्रेज छोड़कर गए हैं, कल कोई दूसरा देश आएगा और हम पर अटैक करेगा, फिर हमें गुलाम बना लेगा। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी ही चाहिए जिससे हमें शासन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हम इतिहास में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको इतिहास के बारे में जानना होगा तो जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां से आप जान लेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिएगा तो 1600 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि ये कंपनी भारत में जाकर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाएगी। और इसी के तहत इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर पहले अंग्रेज आए थे, कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचे थे।
उन्होंने व्यापार करने की अनुमति भी मांगी, लेकिन व्यापार करने की उनको अनुमति नहीं दी गई। आप जब मेरे जहांगीर वाले क्लास को पढ़ेंगे, इसके पहले मैं वीडियो डाला हूं, तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। तो इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। 1615 में एक दूसरा अंग्रेज फिर से वापस आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। वो भी जेम्स प्रथम का राजदूत ही था। और जब वो आया तो भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में जहांगीर से सफल रहा, क्योंकि भारत में वह 1615 में पहुंचा और 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। इस बीच जहांगीर के साथ उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए और इसी का परिणाम था कि जहांगीर ने उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं भारत में शुरू हो जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो व्यापार तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर ही रही है, लेकिन व्यापार के साथ साथ वह भारत के राजनीतिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। और इसका वजह यही था कि वो देख रहे थे कि भारतीय जो राजवाड़ी उस समय के थे, जो छोटे मोटे राजा थे या जो बड़े राजा थे, वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उनकी नीतियाँ ऐसी थी कि हमेशा एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा करने की चेष्टा रहती थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजवाड़ों की स्थिति को भांपा कि ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और हम अपनी अगर चतुराई का परिचय दें तो अपने चतुराई के बल पर इन राजवाड़ों को पराजित करके यहाँ पर न सिर्फ व्यापार करेंगे बल्कि यहाँ पर हम अस्थायी रूप से कायम भी हो जाएंगे। और इसी के चलते भारत में इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ युद्ध भी राजवाड़ों द्वारा लड़े गए, जिसमें बहुत एक प्रसिद्ध युद्ध हैं 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। ये कुछ ऐसे युद्ध हुए जो भारतीय राजवाड़ों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए, लेकिन अंग्रेज इस युद्ध में इन भारतीय राजवाड़ों को बुरी तरह से अपने कूटनीति के बल पर पराजित करने में कामयाब रहे। और जब इन राजवाड़ों की हार बक्सर के युद्ध के बाद जब हुई थी खास करके, तो संपूर्ण हम कहेंगे भारत पर अंग्रेजों को हराने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। शक्ति में उनकी वृद्धि हुई और इस तरह से भारत में शासन वो करना शुरू किए। जब शासन करना ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया भारत में, तो इस कंपनी को नियमित करने के लिए इंग्लैंड के संसद में कानून बनाने शुरू किए गए और ये कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में सबसे पहले कानून लाया गया वो 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1777 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में चार्टर एक्ट आया। तो कंपनी लगातार अपने कानून को भारत में लेकर आ रही है और ये कानून जो भी बन रहे हैं वो इंग्लैंड के संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कंपनी के लिए बनाए जा रहे हैं, कंपनी उसको भारत में लागू कर रही है। लेकिन इसी बीच 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को जब ये लग गया कि भारत में अगर सारे लोग मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करें तो फिर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं, इसीलिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम को भी लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में लंबे समय तक अपनी सेवाओं को नहीं दे सकता है। अतः 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा 1858 में समाप्त हो गई, चार्टर एक्ट जब लाया गया तो। और उसके बाद अब जब कंपनी की सेवा समाप्त हो गई तो भारत में अब जो भी कानून बनकर आते थे वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत में कानून लाए जाते थे। ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत में शासन शुरू हो गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब भारत का शासन चला गया तो महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से भी जो भारत में शासन किया गया, इसके बीच में बहुत सारे कानून भारत में बनकर आए, जिसमें 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अलावे अगर हम बात करें तो 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, बहुत सारे कानून अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाए गए। और इसी बीच भारत में जब अंग्रेज़ों ने ज़्यादती शुरू कर दी, ज़्यादा अंग्रेज़ों को तवज्जो दी जाती थी, भारतीय लोगों को तवज्जो कम दी जाती थी, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक असंतोष की भावना जागृत हुई और उसी के चलते भारत में इस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए राजनीतिक स्तर पर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ईस्वी में पार्टी बनी जिसका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को लानी है, देश को आज़ादी दिलवाना है, इन अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाना है। उसके बाद बहुत सारे देश में आंदोलन किए गए, बहुत सारे भारतीय लोग शहीद हुए, लेकिन अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ।
अंग्रेज़ों को भी आज़ादी से कुछ समय पहले जब ये एहसास हो गया कि भारत में अब लंबे समय तक वो शासन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने भी भारतीयों को धीरे धीरे रियायत देनी शुरू की। और इन्हीं रियायतों के तहत 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, तो उस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का आयोजन किया जाए। फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश किया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए, ताकि जब हम लोग यहाँ से जाएं तो हम लोग के जाने के बाद भारत के लोग इसी कानून के तहत भारत में अपने शासन को स्थापित कर सकें। तो जब एक बेहतर पुस्तक बन जाएगा, जब एक संविधान तैयार हो जाएगा, तो भारतीयों को शासन करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई दूसरा देश आकर भारत को फिर गुलाम नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कैसे हुआ, इस पर हमको डिस्कस करनी है, क्योंकि यहीं से हम संविधान के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन कौन सा कानून लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब सेवाएं समाप्त कर दी गई, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में कौन कौन से कानून लाए गए, उन सारे कानून का क्या क्या प्रावधान था, कौन कौन से गवर्नर थे उस समय, कब गवर्नर का पोस्ट है, गवर्नर जनरल का पोस्ट बना, कब वायसराय का पोस्ट बना, इन तमाम मुद्दों पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो हिस्ट्री के अंतर्गत होगा। इसमें हम इस समय पॉलिटी में इसका डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि जब पॉलिटी में इसका डिस्कस करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि फिर से मैं हिस्ट्री में वापस आ गया हूँ। तो पॉलिटी मतलब बिल्कुल पॉलिटी ही पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक बातें होगी जिनको हमको जानना पड़ेगा। भारत का संविधान कैसे बना है, कौन कौन से लोग थे इसमें, कैसे कैसे चुनाव हुआ, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, किस समिति ने कौन सा काम किया, इस पर चर्चाएं होगी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो संविधान का मतलब तो मैं समझा ही चुका हूं कि एक ऐसा पुस्तक जिस पुस्तक के माध्यम से हम किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। मतलब कुछ में कुछ ऐसे कानून का संग्रह है जिस कानून के तहत हम देश के शासन को चलाते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में जो बातें पूछी जाती हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि भारत का संविधान यानी संविधान दो कैटेगरी का हो जाता है, लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित, इसी में एक और चीज होता है विकसित और एक होता है निर्मित। विकसित, निर्मित। फिर हम कहें लचीला या हम कहें कठोर, और एक ऑप्शन दे दे फिर लचीला, कठोर, दोनों। लचीला और कठोर दोनों। ठीक है। तो भारतीय संविधान लिखित, अलिखित है, विकसित है, निर्मित है, लचीला है, कठोर है, या लचीला और कठोर दोनों है। यहां पर इन दो चीजों के बारे में जानिए, लिखित क्या है और अलिखित क्या है। ऐसे अगर सिंपल तरीके से इसके शब्दों के अर्थ को हम मिलाएं तो यहां पर सीधा सीधा हम यही समझेंगे कि लिखित का मतलब लिखा गया, लिखित का मतलब नहीं लिखा गया। मतलब तो ये होता है। तो जब लिखा ही नहीं गया है तो संविधान किस बात का है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब लिखा ही नहीं गया है तो संविधान कैसा है। हाँ, लिखा गया चीज होगा तो कानून कुछ लिखे गए होंगे जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलता होगा। तो ये तो ठीक है कि लिखित संविधान हो सकता है, लेकिन अलिखित का मतलब बिना लिखा हुआ संविधान, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए,
लिखित और अलिखित में पहले हम डिफरेंस को समझेंगे, तब जानेंगे कि भारत का संविधान किस टाइप का है। उसके बाद दुनिया की कुछ अन्य देशों से भारत के संविधान की तुलना हम कर लेंगे और फिर तब देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लिखित का मतलब ये होता है कि यदि कोई देश अपने देश के संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया हो, जैसे कुछ संविधान ऐसे बनते हैं जिसमें कुछ सदस्य इकट्ठा हुए, सारे सदस्य जो इकट्ठा हुए उनमें से कोई एक विचार आया कि ऐसा कानून बनना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के मन के अंदर ऐसा विचार आया कि ऐसा कानून बनना चाहिए। अब उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो उस बात पर अपनी राय नहीं रखते होंगे, उनको लगता होगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो अपना विरोध प्रकट करेंगे, कुछ उसके समर्थन में आएंगे, कुछ उसके लिए विरोध प्रकट करेंगे। तो जहां पर विरोध प्रकट हो ही गया, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ न कुछ उसमें कोई ना कोई कमी है जिसके चलते विरोध प्रकट हुआ है। तो बेहतर तो यही है कि आप उस पर पूरी तरह से एक सामंजस्य बैठाइए सभी लोगों के बीच में, और सामंजस्य बैठा के तब उसको कानून का रूप दीजिए, वो बेहतर रहेगा। तो सामंजस्य बैठाने का मतलब ये हो जाता है कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है तो उस फॉल्ट को दूर करने के लिए जो उसके स्पेशलिस्ट व्यक्ति होंगे, जो उस पर विशेष मतलब ज्ञान रखते होंगे, वैसे लोगों को उसमें शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के माध्यम से उस पर जो भी बातें उस पर पूरी तरह से डिस्कस करके उसकी कमियों को दूर करके फिर उसे वापस लाया जाए। वो तरीका सही हुआ। और एक तरीका ये हुआ कि आप विरोध किए तो किए, ज़्यादा लोग सपोर्ट में हैं, चलिए संविधान का प्रोसेस तैयार। तो ऐसा देश जिसने अपने संविधान को बनाने के लिए कुछ कमिटियों का गठन किया और उस कमिटी को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई उसके योग्यता के आधार पर कि आप इस जिम्मेवारी को निभाते हुए संविधान का निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। जैसे मान लेते हैं कि भारत के झंडे पर किसी प्रकार का कोई विचार करना है कि भारत का झंडा कैसा होना चाहिए, इसका रंग कैसा होना चाहिए, जो रंग होंगे उसके क्या संकेत बन सकते हैं, जो फिगर होंगे इसके अंदर वो क्या संकेत दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें कोई खास रुचि नहीं होगी, हाँ, लेकिन ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री का शासन कैसे होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, इनको कितना वेतन दिया जाएगा, कब ये त्यागपत्र देंगे, कितना वर्ष इनका कार्यकाल होगा, क्या क्या ये कार्य करेंगे, किसी व्यक्ति की रुचि अगर इनमें ज़्यादा है तो वैसे कुछ लोगों के समूह को इस कानून को बनाने को दे दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों की रुचि झंडे में होगी कि नहीं, मैं झंडे के बारे में कुछ विशेष जानता हूं, मैं इसे विशेष कर सकता हूं, तो उसको इसके बारे में जानकारी दी जाए कि आप इस पर कानून बना लीजिए, ये लोग इस पर कानून बना लेंगे। इसमें योग्यता आपके लिए ये थी, आपके लिए योग्यता ये थी, तो आपने अपने हिसाब से काम किया, तो अपनी योग्यता के बल पर जब आप काम करेंगे तो काम बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कुछ समिति बनाकर कोई कार्य किया जाए तो वैसे संविधान को हम कहते हैं लिखित संविधान। मतलब ये हो गया कि समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण कार्य करना। मुख्यमंत्री के कार्यों को लेकर एक अलग समिति बनेगी, झंडा के कार्यों को लेकर एक अलग समिति बनेगी। ये समिति अपने हिसाब से काम करेगा, वो समिति अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन बिना समितियों के माध्यम से कोई संविधान बने तो उसको कहते हैं हम अलिखित संविधान। लिखा हुआ तो ये भी है, लेकिन अलिखित का मतलब ये हो गया कि बिना समिति के बनाया गया संविधान। हम ही झंडा का भी काम कर लेंगे, हम ही मुख्यमंत्री का भी काम कर लेंगे, सारे लोग मिलकर सारा कानून बना लेंगे, तो ये हो गया अलिखित संविधान। लेकिन स्पेशलिस्ट टीम के माध्यम से अगर संविधान बनाई जाए अलग अलग कमेटियों को बनाकर, तो वैसे संविधान को हम कहते हैं लिखित संविधान। तो पहले प्रश्न यही जाता है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। तो अधिकांश बच्चे तो यही समझ सकते हैं कि लिखित का मतलब हो गया लिखा गया, लिखित का मतलब बिना लिखा हुआ। अरे जब बिना लिखा ही हुआ है तो संविधान किस बात का है वो। तो यहाँ पर क्या समझेंगे, लिखित का मतलब हुआ समिति बनाकर संविधान निर्माण, अलिखित का मतलब हुआ बिना समिति बनाए संविधान का निर्माण कार्य। और भारत को लेकर जब प्रश्न पूछेगा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो आपका जवाब क्या होगा, लिखित संविधान।
भारत ने जो संविधान बनाया वो दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे, जिनकी जिम्मेवारी थी देश के संविधान को बनाने के लिए, उनमें से कुछ प्रमुख लोगों को टीम बनाया गया और वो टीम उनकी योग्यता के लिए ही बनाया गया कि आप किस क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं, उसी क्षेत्र का आपको कानून बनाना है। तो ऐसे जब कार्य होगा तो संविधान और भी बेहतर होगा। मैं भी गाना गा लूं, मैं भी डांस कर लूं, मैं भी जो है सब कुछ कर लूं, ये सही नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि डांस करने वाला व्यक्ति डांस ही करे और गाना गाने वाला व्यक्ति गाना ही गाए तो ज़्यादा बेहतर होगा ये, क्योंकि खिचड़ी वाली बात कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो यहां पर यह है भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, लिखित संविधान। लेकिन अब देखिए यहां से क्या प्रश्न पूछेगा कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन था। तो दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन था, यूएसए अर्थात अमेरिका। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा बनाया गया। और यह भी याद रखेंगे कि प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। दूसरी बात यह भी याद रखेंगे कि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है। लिखित संविधान तो है लेकिन सबसे छोटा संविधान है। और छोटा इसलिए है कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेद, 7 आर्टिकल। पूरे संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं और उन्हीं 7 आर्टिकल से अमेरिका में सारा शासन व्यवस्था होता है। तो ये तो हम जान गए कि सबसे पहले अमेरिका ने बनाया। अब एक प्रश्न आया कि अमेरिका ने यह संविधान कब अपना बनाया था, लिखित संविधान। भारत का भी जानेंगे हम। अमेरिका ने जब अपना लिखित संविधान बनाया तो ये उसने संविधान अपना 1787 में तैयार कर लिया था। अमेरिका ने अपना संविधान 1787 में तैयार कर लिया था। 1788 में इसकी पुष्टि कर दी गई और 1789 में अमेरिका में संविधान ये लागू कर दिया गया। तो फाइनल डेट हम क्या करेंगे, 1789। दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका ने अपने संविधान को कब लागू किया, 1789 में। ठीक है। अब देखिए अलिखित का मतलब ये हमने बता दिया आपको कि ऐसा संविधान जिस संविधान को बनाने के लिए किसी प्रकार की समिति का गठन न किया गया हो, यानी सारे लोग मिलकर सारे तरह के कानून को बना लें, स्पेशलिस्ट टीम कोई कार्य नहीं करेगी। तो अलिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया था, इंग्लैंड ने। यह भी याद रखेंगे, इंग्लैंड। दुनिया का सबसे पहला अलिखित संविधान किस देश का है, इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड ने जो अपना पहला अलिखित संविधान बनाया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप हमारे संविधान की व्याख्या को सुनेंगे तो उसमें एक बात आएगा, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में एक पॉइंट आता है कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहां हुई थी, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, न्यूजीलैंड में। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कहां किया गया था, ब्रिटेन में, 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में जो मांग किया गया मौलिक अधिकार का, उसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, है ना। तो इंग्लैंड के संविधान की जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड के संविधान का एग्जैक्ट डेट कोई नहीं है। अब देखिए, इंग्लैंड ने सबसे पहले अलिखित संविधान जब बनाया तो इंग्लैंड के संविधान में, अमेरिका के संविधान में और इसके बीच में हम ला देते हैं भारत के संविधान में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बातों। अमेरिका के संविधान में सबसे सर्वोच्च स्थान वहां की न्यायपालिका को दिया गया है। मतलब न्यायपालिका से ऊपर वहां पर कुछ भी नहीं है, सबसे पावरफुल वहां की न्यायपालिका है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान में सबसे सर्वोच्च स्थान संसदीय व्यवस्था को दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा पावर वहां के सांसदों को दिया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया है इंग्लैंड, तो आप पे सबसे अधिक पावरफुल सांसद होते हैं। भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत का संविधान पूरी तरह से इंग्लैंड से ही प्रभावित है। उसका कारण है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो अधिकांश अनुच्छेद
अंग्रेजों द्वारा भारत में लाए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो हमारे देश के संविधान पर इंग्लैंड का प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए भारत ने भी संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन भारत ने इंग्लैंड की तरह अलिखित संविधान तैयार नहीं किया। भारत ने लिखित संविधान अमेरिका की तरह तैयार किया। तो भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है किसकी तरह? इंग्लैंड की तरह। लेकिन लिखित संविधान किसकी तरह बनाया है? अमेरिका की तरह। वह अलिखित संविधान इंग्लैंड की तरह नहीं बनाया है। लेकिन अब देखिए और क्या अंतर है। जहां अमेरिका ने अपने देश में सबसे सर्वोच्च स्थान न्यायपालिका को दिया है, इंग्लैंड ने अपने देश में सबसे सर्वोच्च स्थान वहां के सांसदों को दिया है, संसदीय व्यवस्था को दिया है। तो भारत में सबसे सर्वोच्च स्थान स्वयं संविधान को ही दिया गया है। यानी संविधान से बढ़कर यहां पर कोई नहीं है, संविधान से बाहर यहां पर कोई नहीं है। संविधान से न बाहर राष्ट्रपति हो सकते हैं, न संविधान से बाहर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, न संविधान से बाहर यहां पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। सारे कानून देश के लिए जो भी बनेंगे वह संविधान के दायरे में ही बनेंगे। कार्यपालिका को अगर कार्य करना है तो कार्यपालिका को भी कार्य करना है संविधान के नियमों के अनुसार ही। विधायिका को यदि कानून बनाना है तो भी संविधान के नियमों के अनुसार ही। यानी हमारे देश में संविधान को ही सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान से ऊपर न भारत में राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न मंत्रिपरिषद है, न सांसद है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा देश में कौन है? संविधान है। तो देखिए यहां पर कितना अच्छा काम किया गया। आपने भी संविधान बनाया, आपने भी संविधान बनाया, लेकिन हम अपने देश के संविधान को सबसे सर्वोच्च स्थान दिए। हम आपकी तरह संसदीय व्यवस्था तो अपनाए हैं जरूर, बट हमने अपने देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए भी सबसे सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? संविधान को। संविधान से ऊपर यहां पर कोई नहीं है। तो लिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। अब देखिए यहां पर आगे, कभी कभी ऐसा भी आता है कि भारत का संविधान विकसित है या निर्मित है। तो देखिए विकसित और निर्मित का मतलब क्या होता है? विकसित का मतलब ये होता है कि आपको जब जरूरत पड़े उस हिसाब से अपने देश के लिए कानून बना लीजिए। आज आपको जरूरत है किसी विषय को लेकर कानून बनाने की तो आप बना लीजिए। 10 साल बाद किसी विषय को लेकर कानून की आवश्यकता होगी तो 10 साल बाद भी आप नियम बना लीजिए। यानी आप एक बार में अपने देश के संविधान का अगर निर्माण नहीं करते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब तब अपने देश के संविधान को बनाते हैं, तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं विकसित संविधान। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान ही है। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान ही है, क्योंकि इंग्लैंड में जब जब ज़रूरत होती है तब तब कानून बना लिए जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान एक बार में बैठकर ही निर्मित किया गया। तभी तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक बार ही बैठकर कंप्लीट कर लिया गया। तो जब संविधान एक बार में ही बैठकर बना लिया जाए तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं निर्मित संविधान। और जब संविधान के नियमों को जब अपनी इच्छा हो तब बनाया जाए तो उसको कहते हैं विकसित संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। अब यहां पर देखिए लचीला मतलब भारतीय संविधान के बारे में 2 तरह की बातें आती हैं। पूछा जाता है कि आप भारतीय संविधान में के अंदर जो भी आर्टिकल बनाए गए हैं, जो भी अनुच्छेद बनाए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, क्या वो सारे कानून बिल्कुल आसान है, लचीला है, मतलब सरल है, या बिल्कुल कठोर हैं, सारे नियम ही कठोर हैं, या लचीला भी है और कठोर भी है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के बारे में आप कौन सा स्टेटमेंट याद रखेंगे कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। क्योंकि यहां भारतीय संविधान में कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत कठोर हैं। सिंपल भाषा में आप ले लीजिए, अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो, भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो, बहुत टेढ़ी प्रक्रिया है, आसान नहीं है भारत के राष्ट्रपति को हटा देना, बहुत जटिल है तरीका। महाभियोग लाइए, महाभियोग को पहले प्रस्तावित कीजिए, उसके बाद संसद भवन में उसको लेकर आइए, 2/3 बहुमत से पारित करवाइए, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे प्रोसेस उसमें, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग आप क्यों ला रहे हैं उसके बारे में बताइए। काफ़ी कठिन चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम कहें कि
अगर आपको महान्यायवादी को हटा देना हो, अटॉर्नी जनरल को हटा देना हो, वो भी संवैधानिक पद है, अटॉर्नी जनरल को हटाना बिल्कुल आसान है, जब चाहें तब हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम ऐसे हैं जो आसान हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो कठोर हैं। जैसे अगर हम कहें कि भारत के संविधान के कुछ नियमों को ही हटा देना हो, काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, काफ़ी कठिन है, क्योंकि संविधान के नियम को ही हटाने के लिए लोकसभा का बहुमत, राज्यसभा का बहुमत, इसके बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, कई प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि किसी नए राज्य की स्थापना कर देना हो, संवैधानिक नियमों के अनुसार हो, आसान तरीका है। तो भारतीय संविधान के कुछ नियम आसान हैं, कुछ नियम कठोर हैं। तो हम किन बातों की बात करेंगे कि भारतीय संविधान लिखित है, निर्मित है, लचीला और कठोर दोनों है। अमेरिकी संविधान में सबसे सर्वोच्च स्थान न्यायपालिका को दिया गया है। इंग्लैंड में सबसे सर्वोच्च स्थान वहां की विधायिका को दिया गया है। विधायिका का मतलब हो गया कानून बनाने वाले लोग, मतलब संसदीय व्यवस्था, सांसद। लेकिन भारत में न न्यायपालिका को है, न विधायिका को है, न कार्यपालिका को है। भारत में सबसे सर्वोच्च स्थान स्वयं संविधान को ही दिया गया है। तो चलिए अगली क्लास में हम संविधान के स्टार्टिंग अब करेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित किया गया, कौन कौन सा उसका प्रोसेस हुआ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।